हेलो एवरीवन। आज हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने उसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ा, उसका जो सेल है सेल का जनरल व्यू पढ़ा, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच में थोड़ा डिफरेंस पढ़ा, डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ा, किन ऑर्गेनेलीज की मेम्ब्रेन्स होती हैं, किन की नहीं होती। प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कौन रिप्रेजेंट करता है, बैक्टीरिया के सेल एनवेलप के बारे में पढ़ा, फ्लैजेला के बारे में पढ़ा, फिम्ब्री, पिलाई, इनके बारे में पढ़ा। अभी हमें एक जनरल व्यू सेल का मिल चुका है। अब हम उसकी ऑर्गेनेलीज, एक एक ऑर्गेनेली के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जितना एनसीईआरटी में दिया है वो भी पढ़ेंगे और एक आध चीज़ उनकी एक्स्ट्रा भी होगी उनकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे राइबोसोम्स के साथ। राइबोसोम्स जो होते हैं ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं? ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर मतलब ग्रेन्स के जैसे, छोटे छोटे ग्रेन्स के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ये हमें जो सबसे पहले इनको ऑब्ज़र्व किया था वो 1953 में जॉर्ज पलाडे ने ऑब्ज़र्व किया था। सबसे पहले 1953 में जॉर्ज पलाडे ने राइबोसोम्स को ऑब्ज़र्व किया था। 1953 यूँ समझ लो कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था उसकी डिस्कवरी 1950s तक हुई थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो था उसकी डिस्कवरी 1950s तक हुई थी। और ये जो ऑर्गेनेलीज़ हैं, जितनी भी ऑर्गेनेलीज़ हैं, ये बहुत ही छोटे साइज़ की हैं और इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही देखा जा सकता था। उसके बाद ही इनकी डिटेल्स के बारे में हमें पता चला है। तो आप देखेंगे इन सभी ऑर्गेनेलीज़ की जो डिस्कवरी है वो 1950s के बाद ही दे रखी होगी। जैसे राइबोसोम की 1953 में जॉर्ज पलाडे ने स्टडी किया था, सबसे पहले इनको ऑब्ज़र्व किया था। अभी ये इनका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है कि ये बनी किस चीज़ की होती हैं? केमिकल कॉम्पोजिशन ये बनी होती हैं, मेनली कंपोज्ड होती हैं आरएनए प्लस प्रोटीन से। आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड मैं लिख देती हूँ, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए और प्रोटीन से ये मिलकर बने होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स स्ट्रक्चरली दो सब यूनिट से मिलके बनते हैं। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। ओके, ये है लार्ज सब यूनिट और ये है स्मॉल सब यूनिट। दोनों जो ये लार्ज और स्मॉल सब यूनिट हैं, ये इस तरह से कंबाइंड साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं होती। साइटोप्लाज्म के अंदर ये अलग अलग प्रेजेंट होती हैं, लार्ज और स्मॉल सब यूनिट। जब भी राइबोसोम को अपना प्रोटीन बनाने का फंक्शन करना होता है, ये उसी वक्त इस तरह से जॉइंड हो जाती हैं। अब जो राइबोसोम है इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। नो मेम्ब्रेन बाउंड, ये कौन सी कैटेगरी में आता है? जिनकी मेम्ब्रेन नहीं होती, ये सिर्फ कंपोज्ड होता है आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब राइबोसोम दो टाइप के होते हैं। जो राइबोसोम है दो टाइप के हमें मिलते हैं, एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मिल जाएगा और एक हमें मिल जाएगा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम्स हैं उनकी लोकेशन क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये, राइबोसोम्स जो प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं वो हमें साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, बस साइटोप्लाज्म में। लेकिन यूकैरियोट्स में वो हमें साइटोप्लाज्म में भी मिलते हैं और कुछ ऑर्गेनेलीज में भी हमें राइबोसोम्स देखने को मिल जाते हैं। अब साइटोप्लाज्म वाले ऑर्गेनेलीज वाले या यूकैरियोट्स या प्रोकैरियोट्स वाले राइबोसोम्स में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले देखो, राइबोसोम जो है उसकी एक यूनिट होती है जो एस से रिप्रेजेंट की जाती है। ये क्या है? उसकी यूनिट।
इसको बोलते हैं स्वेडबर्ग स्वेडबर्ग कांस्टेंट, स्वेडबर्ग कांस्टेंट या सेडिमेंटेशन कांस्टेंट। स्वेडबर्ग कांस्टेंट, स्वेडबर्ग यूनिट बोल सकते हैं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है ये। स्वेडबर्ग कांस्टेंट या स्वेडबर्ग यूनिट हो सकता है। ओके, ये यूनिट होती है राइबोसोम की यूनिट होती है। किस चीज़ की यूनिट होती है? इनडायरेक्ट मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। राइबोसोम के जो डेंसिटी और साइज़ का इनडायरेक्ट मेजर है, उसके लिए जो यूनिट है उसको स्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। इसके बेस पर हम राइबोसोम के जो ये लार्ज और स्मॉल सब यूनिट है इनको डिफरेंशिएट कर पाते हैं। अब जो प्रोकैरियोट्स हैं, अब देखो राइबोसोम्स जो हमारे सिलेबस में है वो है एक 70S राइबोसोम्स। 70S राइबोसोम ये यूनिट है राइबोसोम की, और 70S ये कंप्लीट, ये मतलब एक टाइप के राइबोसोम्स हैं। फिर है एक और टाइप के राइबोसोम्स हैं जो है 80S टाइप के राइबोसोम्स। जो 70S राइबोसोम्स हैं ये हमें प्रोकैरियोट्स में मिल जाते हैं, प्लस यूकैरियोट्स की ऑर्गेनेलीज में मिलते हैं। 70S टाइप के जो राइबोसोम्स होते हैं ये हमें प्रोकैरियोट्स में ऑर्गेनेलीज तो होती नहीं, तो ऑब्वियस है कि ये साइटोप्लाज्म में मिलेंगे। ओके, प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में और यूकैरियोट्स की ऑर्गेनेलीज में मिलेंगे। और जो 80S जो राइबोसोम है ये हमें यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में मिलेंगे। डिफरेंस समझ में आया? प्रोकैरियोट्स में हमें सिर्फ 70S ही मिलते हैं, यूकैरियोट्स की ऑर्गेनेलीज में हमें 70S मिल रहे हैं, लेकिन यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में हमें 80S मिल रहे हैं। ये अगर यूकैरियोटिक सेल है और यहाँ पर इसकी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस है सेंटर का, तो यहाँ पर जो हमें ये साइटोप्लाज्म है कि इस साइटोप्लाज्म में जो हमें राइबोसोम मिल रहा है वो 80S वाला है, और किसी ऑर्गेनेली के अंदर जो हमें राइबोसोम मिल रहा है वो 70S वाला राइबोसोम मिल रहा है, इस तरह से। और प्रोकैरियोट में सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, और कोई और ऑर्गेनेली नहीं होती, तो इसके साइटोप्लाज्म में ही जो राइबोसोम मिलता है वो कौन सा होता है? 70S वाला। अभी 70S जो राइबोसोम है, 70S राइबोसोम जो होता है ये अभी हमने पढ़ा लार्ज और स्मॉल सब यूनिट से मिलके बना होता है, वैसे ही 70S की जो लार्ज सब यूनिट है वो कौन सी है? 50S। और स्मॉल सब यूनिट कौन सी है? 30S। अभी इनको मैथमेटिकली ऐड नहीं करना, ये यूनिट अलग है, ये मैथ्स की यूनिट नहीं है। 50S और 30S जो लार्ज और स्मॉल सब यूनिट है ये दोनों मिलके बनाती हैं हमारा 70S राइबोसोम। जो 50S राइबोसोम है, जो 50S राइबोसोम होता है इसके अंदर हमें 23S rRNA मिलता है। rRNA क्या होता है? राइबोसोमल RNA। ये राइबोसोमल RNA एक टाइप ऑफ RNA है और ये इसकी यूनिट है 23S rRNA और 5S rRNA। ये दो हमें rRNAs srRNAs जो हैं ये हमें 50S में मिलते हैं। जो स्मॉलर 30S है उसमें हमें मिलता है 16S rRNA। 16S rRNA ये इनका कॉम्पोजिशन है। आगे मैं एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे बनते कैसे हैं ये राइबोसोम्स। जो 70S हमें प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म और यूकैरियोट्स की ऑर्गेनेलीज में राइबोसोम मिलता है, उसकी जो दो सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट 50S वाली होती है, स्मॉल सब यूनिट 30S वाली होती है। इस लार्जर सब यूनिट में 23S rRNA मिल जाएगा और 5S rRNA मिलता है। 30S में हमें 16S rRNA मिलता है। वैसे ही यूकैरियोट्स की जो लार्ज सब यूनिट है
और जो स्मॉल सब यूनिट है। लार्ज सब यूनिट जो होती है ये इसकी 80s वाली होती है, सॉरी 60s वाली होती है, और स्मॉल सब यूनिट इसकी 40s वाली होती है। अगेन इनको ऐड नहीं करना कि ये 100 बन रहे हैं, ये राइबोसोम की सब यूनिट है। जो 60s है, 60s में हमें 28 SR RNA मिल जाते हैं, 1 2 5 SR RNA मिल जाता है, और 5.8 SR RNA हमें मिलता है। 40s में हमें सिर्फ 18 SR RNA मिलता है। ये पार्ट जो है ये राइबोसोम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, अगेन आई रिपीट, प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोट्स की ऑर्गेनेलेज में जो राइबोसोम मिलता है वो 70S टाइप का होता है। इस 70S की लार्जर सब यूनिट 50S होती है, जिसमें हमें 23 SR RNA मिलता है और 5 SR RNA मिलता है। फिर स्मॉलर सब यूनिट जो है वो 30S की होती है, जिसमें हमें 16 SR RNA मिलता है। यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में हमें 80S के टाइप के राइबोसोम मिलते हैं, जिनकी लार्जर सब यूनिट 60S की होती है और स्मॉलर सब यूनिट 40S की होती है। 60S में हमें 28, 5 एंड 5.8 SR RNA मिलते हैं, और 40S में हमें 18 SR RNA मिलते हैं। ओके, अभी राइबोसोम जो है, जो हमने स्वेडबर्ग कांस्टेंट ये सभी पढ़ा, अब राइबोसोम बनता कैसे है। अभी देखो, ये हमारे पास है सेल। ओके, इस सेल में हमारे पास ये है न्यूक्लियस। ओके, मान लो ये इसकी जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ओके, इस न्यूक्लियस के अंदर एक होता है न्यूक्लियोलस। ये क्या है? न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ये बनाता है, ये इसको बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, यानी कि ये राइबोसोम्स बनाने का काम करता है। ये जो लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स हैं, इनको कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस बनाता है। राइबोसोम्स की फॉर्मेशन कौन करता है? न्यूक्लियोलस करता है। अभी एक ओवरव्यू देती हूँ। कोई भी, जब भी सेल को ज़रूरत पड़ती है प्रोटीन्स बनाने की, तब प्रोटीन्स जो है उसका राइबोसोम्स का मेन फंक्शन जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में होता है। प्रोटीन सिंथेसिस में होता है। राइबोसोम्स का मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस में होता है। अभी एक ओवरव्यू बताती हूँ जिसको डिटेल में आप 12th में पढ़ेंगे। एक डीएनए होता है। मान लो इस डीएनए का इतना सेगमेंट जो है वो राइबोसोम बनाने के लिए कोड करता है। ओके, और ये डीएनए हमें कहाँ मिलता है? यहाँ न्यूक्लियस में मिलता है। ओके, ये डीएनए हमें न्यूक्लियस में पड़ा हुआ मिल रहा है। ये इतना पार्ट अगर राइबोसोम बनाता है तो इतने पार्ट ऑफ डीएनए का क्या बन जाएगा? ये क्या है? डीएनए। इतने पार्ट ऑफ डीएनए का क्या बन जाएगा? एमआरएनए। एमआरएनए। ये एमआरएनए इतने पार्ट, मान लो यही वो पार्ट है, इस डीएनए का क्या बन गया? एमआरएनए। एमआरएनए। इस एमआरएनए को फिर न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र किया जाता है। इस साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि ये जो एमआरएनए है, इसके ऊपर राइबोसोम की सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट आकर जुड़ती है, और जैसे ये जुड़ती है तभी इसके करस्पॉन्डिंग जो लार्जर सब यूनिट है इसके साथ जुड़ जाती है। स्मॉल सब यूनिट जुड़ती है और साथ ही में लार्जर सब यूनिट जुड़ जाती है। ये दोनों सब यूनिट्स इससे पहले साइटोप्लाज्म में अकेली अकेली घूम रही थी। ये साइटोप्लाज्म में जुड़ी हुई नहीं होती जैसे इसमें। जब भी प्रोटीन सिंथेसिस की बात आती है, एमआरएनए आता है, ये तभी एक दूसरे के साथ कंबाइन करके प्रॉपर राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाती हैं। अगेन स्मॉल सब यूनिट और एक बड़ा सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट। ये जो स्ट्रक्चर बना एमआरएनए का और इसके ऊपर राइबोसोम्स का, इसको बोलते हैं पॉलीसोम। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम।
इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। उसके बाद ये राइबोसोम जैसे इसके ऊपर अटैच करते हैं तो क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देते हैं। इस तरह से प्रोटीन्स बनते हैं। अभी तक इतना समझ में आया होगा। अब ये दोनों जो राइबोसोम के जो सब यूनिट्स हैं ये कंबाइन होते हैं मैग्नीशियम आयन की हेल्प से, क्योंकि इससे पहले तो ये अलग अलग घूम रहे थे, ऐसे ही कंबाइन कर जाते, लेकिन जब इसके ऊपर आते हैं तभी मैग्नीशियम आयन आता है और इन दोनों को कंबाइन करता है। ओके, अब इसके साइज़ की बात करें तो 15 से 20 नैनोमीटर। नैनोमीटर कितना होता है, नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर। ये इसका साइज़ होता है, राइबोसोम्स का साइज़। अभी तक हमने राइबोसोम के बारे में क्या पढ़ा कि ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है। जॉर्ज पलाडे ने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था 1953 में। केमिकल कॉम्पोजिशन होती है इसकी आरएनए और प्रोटीन्स की। राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए। दो स्ट्रक्चर से बनता है, दो स्मॉल सब यूनिट से बनता है। एक स्मॉल सब यूनिट होती है, एक लार्ज सब यूनिट होती है। इनके बाहर कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। राइबोसोम दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ साइटोप्लाज्म में मिलता है, क्योंकि उसके पास कोई ऑर्गेनेली तो होती नहीं है, सिर्फ साइटोप्लाज्म में हमें उसका राइबोसोम मिलता है। लेकिन यूकैरियोट्स में हमें साइटोप्लाज्म में भी राइबोसोम मिलता है एंड फ्यू, और यहाँ लिख देते हैं फ्यू ऑर्गेनेलीज। सभी ऑर्गेनेलीज में नहीं, फ्यू ऑर्गेनेलीज में हमें राइबोसोम देखने को मिल जाता है। इसकी यूनिट होती है एस। एस से इसकी यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं स्वेडबर्ग कांस्टेंट या यूनिट, और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ये होता है इनडायरेक्ट मेजर ऑफ डेंसिटी और साइज़। इसकी डेंसिटी और साइज़ के बेस पर इसके यूनिट को रखा गया है। दो तरह के राइबोसोम हैं, एक है 70S और एक है 80S। जो 70S टाइप के राइबोसोम है वो हमें प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में मिलते हैं और यूकैरियोट्स की ऑर्गेनेलीज में मिल जाते हैं। इसकी लार्जर सब यूनिट 50S की है, जिसमें 23S rRNA और 5S rRNA मिलते हैं। स्मॉलर सब यूनिट इसकी 30S वाली होती है, जिसमें 16S rRNA मिलता है। 80S जो है वो यूकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में मिलता है। यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में जो इसकी लार्जर सब यूनिट है वो 60S की होती है और स्मॉलर सब यूनिट 40S की होती है। 60S में 28S rRNA, 5S rRNA, 5.8S rRNA मिलता है और 40S में हमें 18S rRNA मिलता है। राइबोसोम्स का मेन फंक्शन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में होता है, इसीलिए राइबोसोम्स हमें सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलता है, क्योंकि प्रोटीन्स सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाने होते हैं। कोई भी डीएनए है जो हमें न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है, उस डीएनए का कोई एक छोटा सा सेगमेंट होता है जो राइबोसोम बनाने के लिए कोड करता है। वही सेगमेंट से एमआरएनए बनता है। उस एमआरएनए को बाहर साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके बाद उस एमआरएनए पर ये सभी राइबोसोम के सब यूनिट्स आकर जुड़ते हैं और उसे बोलते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। साइज़ इसका 15 से 20 नैनोमीटर का इसका साइज़ होता है और यहाँ तक था हमारा राइबोसोम। अब इसके बाद हम पढ़ सकते हैं इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया है। छोटा सा है इंक्लूजन बॉडीज़, छोटा सा टॉपिक है, इसमें बहुत टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं। इंक्लूजन बॉडीज़ मेनली हमें प्रोकैरियोट्स में मिलती है, प्रोकैरियोट सेल्स या प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स में मिलती हैं। इंक्लूजन बॉडीज़ क्या होती हैं, ऐसे सेल है, सेल में कुछ रिजर्व मटेरियल इस तरह से एक जगह इकट्ठा हो गया है। इसकी कोई आउटर बाउंड्री नहीं होती, नो मेम्ब्रेन। इसकी कोई ऐसे आउटर बाउंड्री नहीं होती कि किसी बाउंड्री के अंदर, किसी स्ट्रक्चर के अंदर पड़ा है, ऐसा नहीं है। रिजर्व मटेरियल बस जैसे यहाँ पर इकट्ठा हो गया है, इसको हम इंक्लूजन बॉडीज़ बोलते हैं। कोई मेम्ब्रेन नहीं होता इंक्लूजन बॉडीज़ का। अलग अलग तरह की इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं, जैसे कि एक होती है फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। ये अलग अलग तरह की
इंक्लूजन बॉडीज़ हैं। अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। नेक्स्ट हमारी ऑर्गेनेली है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन। अभी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके बारे में भी हमें 1950s के बाद ही पता, इसकी स्टडी भी हमारी 1950s के बाद ही पता चल पाई थी, क्योंकि 1950s के बाद ही हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी। तो सेल के किसी भी ऑर्गेनेली के या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिटेल स्ट्रक्चर को जब स्टडी करना था तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ही ज़रूरत पड़ सकती थी। तो उसकी जो केमिकल स्टडीज़ थी सेल मेम्ब्रेन की, जैसे कि ह्यूमन की आरबीसी पर जो मेनली काम किया गया सेल मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए, तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हो पाया था। अब इसके स्ट्रक्चर में होता क्या है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर में हम देखेंगे दो मेन चीज़ें होती हैं। एक होती है लिपिड और एक होती है प्रोटीन। ओके, एक होती है लिपिड, एक होती है प्रोटीन। अभी जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स में मेनली हमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो लिपिड्स हैं उसमें मेनली कौन सा लिपिड मिल जाता है, फॉस्फोलिपिड। इसके अलावा हमें थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल भी देखने को मिल जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल हमें एनिमल सेल में ही देखने को मिलेगा। ओके, फॉस्फोलिपिड, लिपिड कौन सा, मेनली फॉस्फोलिपिड, और उसमें कोलेस्ट्रॉल भी थोड़ा सा हमें देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स ईज़ ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेस पे दो तरह के होते हैं। कौन से, ईज़ ऑफ एक्सट्रैक्शन। ईज़ ऑफ एक्सट्रैक्शन मतलब कि प्रोटीन्स को कितनी आसानी से हम सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकाल सकते हैं। एक होता है इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स और एक होता है पेरीफेरल प्रोटीन्स। अभी जो ह्यूमन आरबीसी पर जब स्टडी की गई, ह्यूमन आरबीसी जो होता है वो इस तरह का होता है, बाइकनकेव शेप का। इसकी ये जो लिमिटिंग बाउंड्री है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। अभी प्लांट सेल इसीलिए नहीं लिया गया था क्योंकि उसके बाहर तो सेल वॉल होती है, तो उसमें स्टडी करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, पहले सेल वॉल को हटाना पड़ेगा। तो इसीलिए एनिमल सेल को ही डायरेक्टली लिया गया था और उसमें भी आरबीसी को लिया गया था। उस आरबीसी को, जो ह्यूमन आरबीसी है, इसकी स्टडी की गई थी, इसकी सेल मेम्ब्रेन की स्टडी की गई थी और उसमें पता चला था कि जो लिपिड है वो एज बाइलेयर प्रेजेंट होता है। बाइलेयर मतलब डबल लेयर, बाइलेयर मतलब डबल लेयर। किसकी डबल लेयर, लिपिड की डबल लेयर। अब लिपिड की डबल लेयर में क्या है कि एक होता है इसका ये पोलर हेड और ये होती है इसकी नॉन पोलर टेल। ये होता है पोलर हेड और ये होती है इसकी नॉन पोलर टेल। वैसे ही यहाँ पर इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है, ऐसे इस तरह से, पोलर हेड बाहर, टेल्स टेल्स अंदर की तरफ। इस तरह से पूरी की पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन चलती जाती है और इसमें जो पोलर हेड है वो बाहर की तरफ होता है, क्योंकि पोलर हेड हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग, और जो नॉन पोलर टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कि वाटर को रेजिस्ट करती है। तो वाटर तो इस तरफ है, सेल के बाहर वाटर है, सेल के अंदर वाटर है। ओके, जैसे इस तरह से ये हमें मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। ओके, को मैं अच्छे से बना के दिखाती हूँ।
इस तरह से पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन हमारी चलती जाती है। अब ये सारे स्ट्रक्चर क्या है, इनको पढ़ते हैं। ये हमने पढ़ा, ये क्या था, पोलर हेड, और ये क्या है, नॉन पोलर टेल। अब जो नॉन पोलर टेल होती है वो क्या होती है, वो होती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का क्या मतलब है, यानी कि सी और एच के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। सॉरी, एच के बीच में नहीं, कार्बन सी एच वाला मॉलिक्यूल होगा। वेरी लॉन्ग चेन्स होती, बहुत लॉन्ग चेन्स होती हैं ये, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, उसको हम सैचुरेटेड बोलते हैं। कार्बन हाइड्रोजन की लॉन्ग चेन्स होती हैं और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होती है, इनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, और इससे टेल बनी हुई होती है। और ये होता है इसका फैटी जो लिपिड जो सॉरी पोलर हेड पार्ट होता है, जो मेनली ग्लिसरॉल होता है। ये ग्लिसरॉल फैटी, ये जो लॉन्ग चेन है फैटी एसिड, इससे मिलकर बनता है, एस्टर की फॉर्मेशन होती है, और मोनोग्लिसराइड फैटी एसिड या डाईग्लिसराइड फैटी एसिड इस तरह से बनते जाते हैं। उतनी डिटेल में नहीं आएगा, नहीं पूछते किसी एग्ज़ाम में। अब ये जो चीज़ें हैं, ये देखो, एक ये चीज़ है, ये जो छोटी चीज़ें हैं ये होती है शुगर। शुगर, या इसको हम क्या बोलते हैं, सैकराइड। अब देखो, एक मॉलिक्यूल अगर लगा हो तो उसको बोलते हैं सैकराइड। अब इस तरह से लंबी सी चेन बनी हो उसको बोलते हैं ओलिगो सैकराइड। और ये क्या है, लंबी सी चेन बनी हुई है, ऐसे गोल 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 ऐसे जुड़े हुए हैं शुगर, इसको बोलते हैं, सिंगल होता तो सैकराइड, ऐसे लॉन्ग चेन बनी हुई है तो ओलिगोसैकराइड। अब इसमें जो ये हमारा लिपिड पार्ट है, और इसमें ये जो पार्ट्स हैं ये हैं प्रोटीन्स। ये अलग अलग तरह के क्या हैं, प्रोटीन्स। अब हमने प्रोटीन्स पढ़ा था, एक इंटीग्रेटेड और पेरिफेरल प्रोटीन्स। अब देखो, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये मान लो ये इसका आउटसाइड एनवायरनमेंट है सेल का, और ये सेल का इनर एनवायरनमेंट है, इनसाइड सेल। ओके, मैं यहाँ नया बना देती हूँ। ये पोलर हेड, नॉन पोलर टेल, पोलर हेड, नॉन पोलर टेल, पोलर हेड, नॉन पोलर टेल। इस तरह से ये पूरी चीज़ ऐसे गोल अगर हम बना दें तो ये पूरा का पूरा सेल बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से पूरा का पूरा सेल बन जाएगा। ये है इनर साइड सेल का, इनर सेल साइड। ओके, और ये आउटर साइड है। अब देखो, इस सेल मेम्ब्रेन के जो ऊपर इस तरह से प्रोटीन्स लगे हों, इनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। ओके, और जो थोड़े से इसके अंदर, थोड़े से या पूरी तरह से इसके इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर घुसे हुए हों, इनको बोलते हैं इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स। इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स। और ये हमने पढ़ा, ये क्या होती हैं, शुगर्स या सैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स। ओके, अब प्रोटीन्स होते हैं कि कितनी आसान, प्रोटीन्स को डिवाइड किया गया है कि उनकी एक्सट्रैक्शन, उनको सेल मेम्ब्रेन से अलग करना कितना आसान है उस बेस पर। जैसे जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट है, यानी कि इसके सरफेस के ऊपर अटैच होते हैं, उनको सेल मेम्ब्रेन से अलग करना आसान है, इसलिए उनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। अब जो अंदर घुसे हुए हैं या थोड़े से पार्शली बरिड है अंदर, उनको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स। इंटीग्रल प्रोटीन्स, तो ये भी लिख देते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स। पेरिफेरल या इंटीग्रल प्रोटीन्स, पार्शली या टोटली बरिड होते हैं ये इसके अंदर, इनको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स। इस तरह से प्रोटीन्स की बाइफर्केशन की हुई है। और ये इनर, ये जो एक्सट्रिंसिक है वो इनर साइड पर भी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे अटैच हो सकते हैं, या बाहर वाली साइड भी ऊपर अटैच हो सकते हैं, और ये होते हैं शुगर्स। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम लिखें तो लिपिड्स में इम्पॉर्टेंट लिपिड आता है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जो इसमें
मेनली प्रेजेंट होता है। उसके साथ हमारे पास कोलेस्ट्रॉल आ जाता है थोड़ा सा, जो कि हमें एनिमल सेल में देखने को मिलता है। ओके, फिर आता है हमारे पास प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो हमने एक्सट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन्स पढ़े। उसके अलावा जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं ये थोड़ी लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, थोड़े कम प्रेजेंट होते हैं और बोथ सरफेसेस पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस पर भी, सेल के बाहर वाली तरफ भी और सेल के अंदर वाली तरफ भी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। और जो इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं दे आर डिफ़िकल्ट टू रिमूव partially or totally buried और अगर completely जो totally, तो partially buried होते हैं, जो completely buried होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे मान लो इस तरह से जो completely buried होते हैं उनका ये है completely बरीड प्रोटीन। वो कौन से फंक्शंस करते हैं? वो फंक्शंस कर लेते हैं चैनल बनाने का, पंप बनाने का, या रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। चैनल्स और पंप यूजुअली ट्रांसपोर्ट के लिए होते हैं, सामान को सेल के अंदर डालना, सेल से बाहर निकालना। और रिसेप्टर्स जो होते हैं, जैसे हॉर्मोन्स, जो जब भी हॉर्मोन्स ब्रेन हॉर्मोन्स रिलीज़ करता है वो हॉर्मोन्स ब्लड में आते हैं। ब्लड में आने के बाद वो सेल के बाहर जब इन प्रोटीन्स के साथ जब वो कांटेक्ट में आते हैं तो वो अपने अपने रिसेप्टर्स को पहचानते हैं। जो रिसेप्टर्स होते हैं वो प्रोटीन्स ही होते हैं। तो जो ये प्रोटीन्स है जो कम्प्लीटली बर्ड है वो एज ए रिसेप्टर का भी काम करते हैं, जिस पर आकर हॉर्मोन्स लगेंगे और फिर वो अपना अगला एक्शन अंदर न्यूक्लियस को बताएंगे इस तरह से। तो ये ट्रांसपोर्ट का काम भी कर सकते हैं और हार्मोन रिसेप्टर्स का भी काम कर सकते हैं। अब आगे आता है ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये क्या होता है? अब देखो, जो हमने यहाँ पढ़ा, जो शुगर पढ़ी है ना हमने, ये जो शुगर है जिसको हमने ओलिगोसैकेराइड बोला, ये अगर लिपिड के सरफेस पर होती तो इसको हम ग्लाइकोलिपिड बोलते। ये प्रोटीन के सरफेस पर है तो इसको हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। बस इतना सा डिफरेंस है इन दोनों में। ओलिगोसैकेराइड अटैच ऑन सरफेस ऑफ लिपिड तो उसको हम ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। अगर ओलिगोसैकेराइड, वो जो शुगर है, वो अगर अटैच ऑन सरफेस ऑफ प्रोटीन की सरफेस पर अगर अटैच करती है तो उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। और हमारे पास एनिमल सेल में कोलेस्ट्रॉल आ जाता है। अब हम अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें, जो कि हमने देखा कि 1950s के बाद ही हो सकती थी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद। तो जो हमारे पास 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया था, जिसको उन्होंने बोला था कि ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल उन्होंने दिया था। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल कि इस तरह का सेल मेम्ब्रेन दिखाई देता है, वो मॉडल इन्होंने दिया था। इससे पहले जो एक हमारे साइंटिस्ट रह चुके हैं, डेनियल डेविसन, ये ज़रूरी नहीं है लेकिन जस्ट नॉलेज के लिए, डेनियल डेविसन जो थे उन्होंने सैंडविच मॉडल दिया था। PLP का, यानी कि प्रोटीन लिपिड प्रोटीन का मॉडल दिया था। इन्होंने दिया था कि ये जैसे लिपिड बाइलेयर है, लिपिड की बाइलेयर ऐसे होती है और जो प्रोटीन्स हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं इसके बाहर,
इस तरह से। तो ये लिपिड पार्ट है, ये लिपिड पार्ट है, और ये प्रोटीन पार्ट है, ये प्रोटीन पार्ट है। ये कौन सा था? ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन, इन्होंने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन। इससे मिलते जुलते एक साइंटिस्ट हैं रॉबर्टसन, उन्होंने भी पीएलपी मॉडल दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि ग्लोब्यूलर नहीं, ये कौन सा है? फाइब्रस प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन कि इस तरह से लिपिड बाइलेयर है और इसके ऊपर ये प्रोटीन जो है वो फाइब्रस फॉर्म के होते हैं। तो ये पी, ये एल और ये पी, ये प्रोटीन, ये लिपिड और प्रोटीन, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन सिंगर और निकोलसन जो है, इन्होंने एक्चुअल स्ट्रक्चर दिया था और उस स्ट्रक्चर का नाम इन्होंने दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या नाम दिया था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में उन्होंने कहा था कि लिपिड की जो बाइलेयर है उसके बीच में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, प्लस प्रोटीन्स होता है इन फॉर्म ऑफ आइसबर्ग्स इन ओशन ऑफ लिपिड्स। इन्होंने कहा था जैसे किसी ओशन में आइसबर्ग्स प्रेजेंट होते हैं, किसी भी ओशन में आइसबर्ग्स प्रेजेंट होते हैं, उस तरह से प्रोटीन्स लिपिड बाइलेयर में प्रेजेंट होते हैं। कि एक ओशन ऑफ लिपिड्स है, उसमें जैसे आइसबर्ग्स तैर रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही प्रोटीन्स होते हैं। 1972 में इन्होंने ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या था? लिपिड का क्वासी फ्लूइड नेचर। इसका क्या मतलब है? लिपिड का क्वासी फ्लूइड नेचर मतलब नॉट सॉलिड, नॉट लिक्विड, बीच में जैसे थोड़ा जेली टाइप जिसको बोलते हैं, क्वासी फ्लूइड नेचर। ना पानी की तरह बिल्कुल लिक्विड था, ना सॉलिड फॉर्म में था, वो क्वासी फ्लूइड नेचर के फॉर्म में था, जिसमें लेटरल मूवमेंट होती है। किसकी? लेटरल क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स, जिसमें लेटरल मूवमेंट होती है ऑफ प्रोटीन्स। यानी कि इस तरह से अगर मेम्ब्रेन है तो ये प्रोटीन्स ऐसे इस तरह से अपनी लेटरल मूवमेंट कर सकते हैं आगे पीछे, इस तरह से। ये हमारी लिपिड बाइलेयर है और इनके बीच में जो ये प्रोटीन्स हमें मिलते हैं, ये इस तरह से अपनी मूवमेंट कर सकते हैं, लेटरल मूवमेंट। तो क्वासी फ्लूइड नेचर है लिपिड्स का, जिसमें लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स हो सकती है पूरी की पूरी लेयर में। ये जो एबिलिटी है प्रोटीन्स की मूव करना विद इन द मेम्ब्रेन, इस एबिलिटी को बोलते हैं फ्लूइडिटी। इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके बहुत सारे फंक्शंस आ जाते हैं। फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अलग अलग फंक्शन आ जाते हैं, जैसे कि सेल ग्रोथ करवाता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शन। फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शन। और इंटरसेल्युलर जंक्शन क्या होता है? जैसे दो सेल्स के बीच में कोई जंक्शन बनाना हो, किसी तरह का कॉन्टैक्ट बनाना हो, तो वो सेल मेम्ब्रेन हेल्प करती है। किसी तरह से सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करवाना हो तो वो इंटरसेलुलर जंक्शंस की हेल्प से होता है और ये जंक्शंस सेल मेम्ब्रेन बनाता है। फिर सेल की ग्रोथ करवानी हो, जैसे इसमें और लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स जब ऐड हो जाएंगे तो ये और ज़्यादा खुल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो सेल की ग्रोथ अपने आप हो जाएगी। जब सेल ग्रो करता है तब सेल मेम्ब्रेन को भी तो थोड़ा अपना साइज़ इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तो उसमें भी सेल मेम्ब्रेन हेल्प करता है। और सिक्रेशन में हेल्प करता है। सिक्रेशन यानी कि सेल कोई एक पर्टिकुलर, जैसे कि कोई ब्रेन का ऐसा सेल है जो हार्मोन्स बनाता है, तो जब इसने हार्मोन बना लिया उसको सिक्रेट भी तो करना है, तो उसके लिए जो सेल मेम्ब्रेन है वो परमिएबल भी तो होनी चाहिए। तो सिक्रेशंस
सिलेक्टिवली परमिएबल होती है ये, सिलेक्टिवली परमिएबल। इसी बेस पर हम बता रहे हैं सिक्रीशन के बेस पर कि भाई सेल को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसकी एंट्री करवाने को हेल्पफुल हो। जिस मान लो कोई अनवांटेड मटेरियल है, ये अनवांटेड मटेरियल जो है या यूँ कह लो हार्मफुल मटेरियल है सेल के लिए, तो वो इस चीज़ को अंदर ना आने दे, उसके लिए सिलेक्टिवली परमिएबल हो। सिलेक्टिवली इसको बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल, कि जो सेल को ज़रूरत है उसकी एंट्री करवाए, जो सेल को ज़रूरत नहीं है उसकी एंट्री ना करवाए, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर फेंके। ये नहीं कि अंदर का यूज़फुल मटेरियल भी वेस्ट के साथ बाहर जा रहा है, तो वो ना करवाए, इसको कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। इसके अलावा और होते हैं जैसे कि एंडोसाइटोसिस। अच्छा, इसको मैं डिटेल में बताती हूँ ये साइटोसिस वाला क्या है। कोई भी फूड मटेरियल जो पड़ा है ना, फूड मटेरियल जो बाहर पड़ा है, इसकी जो इंगल्फिंग है, इनगल्फ करना मतलब इंजेस्ट करना, जब सेल उस चीज़ को खाता है उसको क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। वो दो तरह से होता है, इंजेस्ट करता है या एक्सक्रीट करता है, ठीक है, बाहर निकालते हैं। सेल के अंदर जाना, इंजेस्ट करना और उसको बाहर निकालना। जब वो इस फूड मटेरियल का इंटेक कर रहा है, इंटेक कर रहा है, इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और जब इसको एक्सक्रीट कर रहा है या बाहर निकाल रहा है, इसको बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। ये इंटेक करना और इस एग्जिट करवाना, ओके। एंडोसाइटोसिस या इंटेक करवाना दो टाइप से होता है। अब एग्जिट करवाना ये तो हर तरह से हो सकता है, फिर चाहे जो मटेरियल है वो लिक्विड फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में हो, या किसी भी फॉर्म में हो। एक्सोसाइटोसिस तो हो गई। एंडोसाइटोसिस दो फॉर्म की होती हैं, एक तो अगर सॉलिड फॉर्म में मटेरियल प्रेजेंट है और या लिक्विड फॉर्म में मटेरियल प्रेजेंट है। जब सेल सॉलिड फॉर्म का फूड मटेरियल इनटेक करता है तो उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। और जो फूड मटेरियल लिक्विड फॉर्म में पड़ा है उसको इनटेक करता है तो उसको बोलते हैं पाइनोसाइटोसिस। इसमें इम्पॉर्टेंट सिर्फ ये टर्म्स हैं कि इन टर्म्स का मतलब क्या है। फैगोसाइटोसिस मतलब जब सॉलिड फॉर्म में सेल, सॉलिड फॉर्म में जो फूड मटेरियल है उसको इनटेक करता है तो उसको फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। जब लिक्विड फॉर्म में फूड मटेरियल पड़ा है उसको इनटेक करता है तो उसको पाइनोसाइटोसिस बोलते हैं। उसके अलावा जो सिलेक्टिवली परमिएबल में मैंने बोला, सिलेक्टिवली परमिएबल में स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे जो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये मान लो इसके पोलर हेड है और ये नॉन पोलर टेल, ओके। अब इसके बीच में ऐसे प्रोटीन के चैनल्स लगे हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है ग्लूट4 चैनल है, ये ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। फिर ऐसे कैरियर चैनल्स लगे होते हैं, ये कैरियर प्रोटीन्स हैं। कैरियर प्रोटीन्स ये क्या कराते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। गैसेस का डिफ्यूजन करवाना, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब इसमें जो ये ट्रांसपोर्ट होती है, ये 3 तरह के ट्रांसपोर्ट होती हैं, 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। 3 टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है, एक होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक स्पेशल टाइप की है जिसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है इसमें नो एनर्जी रिक्वायर्ड, कोई एनर्जी इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती पैसिव ट्रांसपोर्ट में। यानी कि जैसे कि गैसेस हो गया, गैसेस का ट्रांसपोर्ट, इसमें कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये डिफ्यूज़ कर जाती हैं सीधा इससे, तो इसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट जैसे कि ग्लूट4 चैनल होता है, इसमें यूटिलाइज एनर्जी। इसमें क्या होता है कि ये जो शुगर चैनल है, जो ग्लूट4 चैनल है, इसको ट्रांसपोर्ट कराने के लिए एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा। यूटिलाइज एनर्जी कौन सी होती है, एटीपी एनर्जी यूनिट है हमारा।
यूटिलाइज एनर्जी। और ऑस्मोसिस एक स्पेशल है और ये सिर्फ वाटर से रिलेटेड है, वाटर ट्रांसपोर्ट। इसमें भी नो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, नो एनर्जी। जब वाटर जैसे गैसेस का ट्रांसपोर्ट हुआ तो उसको पैसिव बोलते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट को भी हम पैसिव बोल सकते हैं, लेकिन वाटर को हमने एक स्पेशल नाम दे दिया जिसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ओके। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास एटीपी का यूटिलाइजेशन आ जाता है। इसकी एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप या ग्लूट 4 चैनल भी आ सकता है इसके अंदर। इसमें एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है, ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। जो ऑस्मोसिस होता है वो भी डिफ्यूजन से ही होता है, गैसेस भी जैसे डिफ्यूजन से आ रही हैं। जो हमारे न्यूट्रल सॉल्यूट्स कह लो, न्यूट्रल सॉल्यूट्स वो चीज़ें जिन पर कोई चार्ज नहीं है, उनका सिंपल डिफ्यूजन से वो बिना किसी एनर्जी के ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, तो उनको पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। और ये होती हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जैसे थोड़ा क्लियर बोलती हूँ मैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट नो एनर्जी नीडेड। इसके अलावा न्यूट्रल सॉल्यूट्स हो सकते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूट्स सिंपल डिफ्यूजन जिसको बोल सकते हैं, सिंपल डिफ्यूजन बोल सकते हैं। और ये होती है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये सेल है, इस सेल के बाहर उस चीज़ की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है और उस मटेरियल की सेल के अंदर बहुत थोड़ी कंसंट्रेशन है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के अंदर ये चीज़ डिफ्यूज़ कर जाएगी सिर्फ कंसंट्रेशन के बेस पर, और इसमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। सेम इसी का एक स्पेशल केस है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर कंसंट्रेशन से रिलेटेड होती है, वाटर की ट्रांसपोर्ट। अब वाटर की ट्रांसपोर्ट वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ऑस्मोसिस किससे रिलेटेड है, वाटर डिफ्यूजन से रिलेटेड है। इसमें भी नो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, कोई एनर्जी नहीं चाहिए, और नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, वाटर डिफ्यूजन को हम ऑस्मोसिस बोल देते हैं। उसके बाद आती है हमारी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है, एटीपी क्या होती है हमारी एनर्जी, यानी कि एनर्जी डिपेंडेंट होती है, एनर्जी की यूटिलाइजेशन से ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। अब इसमें क्या होता है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, इसमें उल्टा है, यानी कि सेल के बाहर कम है कंसंट्रेशन, सेल के अंदर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है, फिर भी इस लो कंसंट्रेशन से इस सब्सटेंस को अंदर लेकर आना ज़रूरी है, उसके लिए एनर्जी चाहिए, उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अभी अगर हम इस कंप्लीट को समराइज़ करें तो हमने शुरू किया था राइबोसोम से कि वो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है। 1953 में जॉर्ज बलाडे ने डिस्कवरी की थी। आरएनए और प्रोटीन उनका केमिकल नेचर है। 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, एक लार्ज और एक स्मॉल, कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म राइबोसोम होते हैं और यूकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म और फ्यू ऑर्गेनेलीज में होते हैं। इसकी डेंसिटी और साइज़ के इनडायरेक्ट मेजर को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो स्वेडबर्ग यूनिट या स्वेडबर्ग कांस्टेंट बोल सकते हैं या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोल सकते हैं। फिर उसके बाद 2 तरह के होते हैं, 70S एंड 80S। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म और यूकैरियोट्स की ऑर्गेनेलीज में मिलते हैं। लार्जर सब यूनिट 50S होती है और 23S RNA और 5S rRNA से कंपोज्ड होती है। स्मॉलर 30S में 16S rRNA प्रेजेंट होता है। 80S जो है वो यूकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में मिलता है, ऑर्गेनेलीज में 70S मिलेगा और साइटोप्लाज्म में 80S मिलेगा। तो हम 80S की बात कर रहे हैं। लार्जर 60S होता है, इसमें 28, 5 और 5.8S rRNA प्रेजेंट होता है, और स्मॉलर में 40S, स्मॉलर यूनिट इज़ 40S और जिसमें 18S rRNA प्रेजेंट होता है। उसके अलावा राइबोसोम का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ये mRNA के साथ जुड़कर पॉलीसोम स्ट्रक्चर बनाते हैं। साइज इनका 15 to 20 नैनोमीटर होता है। इंक्लूजन बॉडीज़ होते हैं, कुछ फूड मटेरियल ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं जिनकी कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, उनको इंक्लूजन बॉडीज़ बोलते हैं।
जैसे फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो इसकी डिस्कवरी 1950s इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ही हो पाई थी। इसके स्ट्रक्चर में मेन दो चीज़ें होती हैं, लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड में फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल एनिमल सेल में मिल जाता है। जो प्रोटीन है वो दो तरह के होते हैं, इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन्स। ह्यूमन आरबीसी की जब हमने स्टडी करी, अब इसमें एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि ह्यूमन आरबीसी में जो ह्यूमन आरबीसी नहीं, यहाँ पर ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट डाल लो कि लिपिड और प्रोटीन की रेशो चेंज हो सकती है। लिपिड एंड प्रोटीन रेशो डिफर इन डिफरेंट सेल्स मेम्ब्रेन। लिपिड और प्रोटीन मतलब कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ये अलग अलग सेल और उसकी सेल मेम्ब्रेन के बेस पर डिपेंड कर सकता है। जैसे ह्यूमन आरबीसी में जो लिपिड है वो 40% होता है, जो प्रोटीन है वो 52% होता है, और बाकी जो अदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अदर कार्बोहाइड्रेट्स बाकी का लेफ्ट 8% ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये ह्यूमन आरबीसी का कॉम्पोजिशन है। और ह्यूमन आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन है कि लिपिड 40% है, प्रोटीन 52% और बाकी कार्बोहाइड्रेट्स 8%। और ये लिपिड और प्रोटीन की रेशो अलग अलग सेल्स और उनके सेल मेम्ब्रेन पर डिपेंड करता है, डिफ़र कर सकता है। लिपिड बाइलेयर की फॉर्म में होता है, पोलर हेड होता है, नॉन पोलर टेल होता है। पोलर हेड हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, इसलिए आउटर साइड पर प्रेजेंट होता है, और इनर साइड पर इसकी नॉन पोलर टेल आ जाती है जो हाइड्रोफोबिक होती है। जो टेल होती है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की होती है, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और कार्बन हाइड्रोजन की लंबी लंबी चेन्स होती हैं। अब इसमें कुछ प्रोटीन्स बाहर वाली तरफ होते हैं, थोड़े से अंदर को टोटली या पार्शली बरेड होते हैं। एक सिंगल मॉलिक्यूल शुगर का उसको सैकराइड बोलते हैं, और एक लॉन्ग चेन को हम ओलिगोसैकराइड बोलते हैं। इसमें जो बाहर प्रेजेंट है उनको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं, और जो पूरी सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ है उसके ऊपर अटैच्ड है उसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। जो थोड़े से अंदर बरेड होते हैं उनको इंटीग्रेटेड या इंटीग्रल प्रोटीन्स बोलते हैं। ये प्रोटीन्स के ऊपर हमें ये जो ओलिगोसैकराइड्स हैं ये मिल जाते हैं, या हमें लिपिड के सरफेस के ऊपर भी हमें इस तरह से मिल जाएंगे ये शुगर्स। ये कम्प्लीटली या टोटली बरेड है। जो लिपिड है वो मेन फॉस्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल है। प्रोटीन एक्सट्रिंसिक और इंटीग्रल हो सकता है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो लेस अमाउंट में और दोनों सर्फेसेस पर प्रेजेंट होता है। इंटीग्रल प्रोटीन रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है, टोटली या पार्शली बरेड होता है। जो टोटली बरेड है वो ट्रांसपोर्ट वाले फंक्शंस करते हैं, चैनल या पंप बना लेते हैं, और रिसेप्टर हार्मोनल रिसेप्टर्स की तरह एक्ट भी करते हैं। जो ग्लाइकोलिपिड होते हैं वो होते हैं ओलिगोसैकराइड। जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं वो जब लिपिड के सरफेस पर अटैच करते हैं उनको ग्लाइकोलिपिड्स बोलते हैं। शुगर के मॉलिक्यूल्स जब प्रोटीन के सरफेस पर अटैच करते हैं तब उन्हें ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलते हैं। सिंगर और निकोलसन ने 1972 में सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल दिया था। और भी साइंटिस्ट थे, डेनियल डेविसन, जिन्होंने ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में बोला था, और रॉबर्टसन ने फाइब्रस प्रोटीन के बारे में बोला था और पीएलपी स्ट्रक्चर दिया था। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जो 1972 में दिया था उसकी लिपिड बाइलेयर होती है, और लिपिड की कॉसी फ्लूइड नेचर होता है, जिसमें प्रोटीन्स अपनी लेटरल मूवमेंट करते हैं, और इस लेटरल मूवमेंट को फ्लूइडिटी बोलते हैं। फंक्शन सेल मेम्ब्रेन के होते हैं कि ये सेल ग्रोथ करवाते हैं, इंटरसेलुलर जंक्शंस क्रिएट करते हैं मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के लिए, सिक्रेशंस कर सकते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। कोई भी सेल जब इनटेक करता है मटेरियल को उसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, या किसी भी मटेरियल का एग्जिट करवाता है उसको एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। जब वो सॉलिड फॉर्म में फूड इनटेक कर रहा है उसको फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। लिक्विड फॉर्म में फूड इनटेक कर रहा है उसको पाइनोसाइटोसिस बोलते हैं। गैसेस का सिंपल डिफ्यूजन होता है, अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, पैसिव, एक्टिव और ऑस्मोसिस। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, न्यूट्रल सॉल्यूट या सिंपल डिफ्यूजन हो जाता है, न्यूट्रल सॉल्यूट या गैसेस का डिफ्यूजन भी हो जाता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है। ऑस्मोसिस में वाटर का डिफ्यूजन होता है और इसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है, एनर्जी डिपेंडेंट होता है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन होता है। ये अभी तक हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट में हम सेल वॉल, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स आ जाता है। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू।